नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुराने राजस्व या सिविल वादों के निस्तारण के लिए हम क्या कर सकते हैं। वादों का बहुत सालों तक, खासतौर से अगर हम राजस्व वादों की बात करें तो साल दर साल तक न्यायालयों में विचाराधीन रहने से वादकारियों का अहित होता है और जो शीघ्र न्याय की प्रस्तावना है संविधान में और जो संविधान हमें देने का प्रयास करता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या उपाय हैं, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। न्यायालयों में पुराने वादों का लंबित होना एक कहिए विश्वव्यापी समस्या है जो भारतवर्ष में बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीशों की भी कमी है और मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी अवर न्यायालय हैं, सिविल न्यायालय हो या राजस्व न्यायालय, वो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के अंतर्गत विभिन्न तरह के रिट्स जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें माननीय न्यायालय सर्स्योरारी या मैंडमस की रिट्स जारी करते हैं। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 226 के बाद आप देखेंगे आर्टिकल 227 में पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है। माननीय उच्च न्यायालय को या हाई कोर्ट को पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है या सुपरविज़न का पावर है सभी अवर न्यायालयों के ऊपर। तो जितने भी सिविल या अवर न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन पे सुपरविज़न का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय को है आर्टिकल 227 के अंतर्गत। तो यदि कोई मुकदमा आपका वर्षों से किसी राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय में विचाराधीन है और उस मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। इस पिटीशन में आप ये प्रेयर करते हैं कि हमारा मुकदमा एक खास न्यायालय जिसका आप ब्यौरा देंगे उसमें विचाराधीन है और विभिन्न वर्षों से विचाराधीन रहने के बाद भी उसका निस्तारण नहीं हो पाया है, नहीं निस्तारण हो पाया है। तो 227 जो थोड़ा सा अलग है 226 से। तो जब आप 226 की पिटीशन फाइल करते हैं, ख़ास तौर से हम जो नए हमारे मित्र हैं, एडवोकेट्स हैं, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनको इस तरह के भी मामले मिलते हैं, डायरेक्शन करा दीजिए कि हमारा मुकदमा जल्दी डिसाइड हो जाए। तो उसमें आप जब पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि आप इसमें मैंडमस की प्रेयर नहीं करते हैं। इसमें आप सिंपली ऑनरेबल कोर्ट से एक डायरेक्शन की प्रेयर करते हैं कि हमारा मामला एक पर्टिकुलर कोर्ट में विचाराधीन है और उसको शीघ्र निस्तारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय एक आदेश या डायरेक्शन पारित कर दें। इसमें आप मैंडमस की प्रेयर नहीं करेंगे जब आपने प्रेयर का पोर्शन आप बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप पिटीशन ड्राफ्ट करें तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आपको मुकदमे की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस तरह के पिटीशन बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय में फाइल हो रहे हैं। तो उच्च न्यायालय भी आपसे पूरी तरह से इसके बारे में इंक्वायरी करती है कि मामले के तथ्य क्या हैं, वो आपको जानने चाहिए और ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आप अपनी प्लीडिंग में भी लिखिए। उसके बाद केस किस स्टेज पे है, क्या गवाही वगैरह होनी है तो वो हो चुकी है, अपोजिट पार्टीज़ अपीयर्ड हैं कि नहीं हैं, उन्होंने अपना रिप्लाई या ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है या नहीं है। तो ये सारे प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय आदेश पारित करने से पहले आपसे जानने की अपेक्षा करेगा। तो इस पे आपको भी अपडेट रहना होगा, अपने केस के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी। उसके बाद आप अर्जेंसी क्लॉज भी मेंशन करेंगे कि किस कारण से आपका मुकदमा आपको जल्दी निस्तारित होने की अपेक्षा आप रखते हो, क्योंकि एक रूटीन मैटर में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमारा मैटर डिसाइड कर दिया जाए। आपको अर्जेंसी भी अपनी बतानी होगी और हो सके तो आप एक अपनी एक्सपेडाइट या शीघ्र सुनवाई की एप्लीकेशन जिस भी न्यायालय में आपका मामला विचाराधीन है, जैसे राजस्व न्यायालय कोई भी तहसीलदार, एसडीएम या कमिश्नर का न्यायालय है, तो आप उस न्यायालय में भी एक एप्लीकेशन लगाइए कि हमारा मैटर जो है इतना पुराना है और विभिन्न कारणों से विचाराधीन है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है।
और उस एप्लीकेशन का विवरण देते हुए आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जाइए कि हमने वहाँ भी एप्लीकेशन दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं किसी भी सिविल या रेवेन्यू केस के अर्ली डिस्पोजल के लिए। आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर कोर्ट को पार्टी बनाएंगे, अगर कुछ प्राइवेट पार्टीज़ हैं तो उनको भी पार्टी बनाएंगे और आपकी प्रेयर होगी फॉर डिस्पोजल, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल विद इन ए टाइम बाउंड पीरियड। दूसरी बात, जो रेलेवेंट पेपर्स जो हमारे जूनियर एडवोकेट्स फ्रेंड हैं उनके लिए मैं बता दूं कि क्या क्या पेपर आपको लगाने चाहिए, और ये लिटिगेंट्स को भी जानना चाहिए कि आप मेमो आप सूट लगाएंगे या रिवीज़न या अपील जो भी है उसका आप मेमो लगाएंगे कि क्या मुकदमा चल रहा है। यदि उस पर कोई रिप्लाई आई है, कोई जवाब आया अपोजिट पार्टी का, वो लगाइए। केस किस स्टेज पे है वो भी लगाइए। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको ऑर्डर सीट, कंप्लीट ऑर्डर सीट आपको फाइल करनी चाहिए, और अपना बोनाफाइड आप कोर्ट के सामने तभी दिखा पाएंगे। कोर्ट ऑर्डर सीट देखना चाहती है कि आपका खुद का कंडक्ट क्या रहा है, कहीं आपने खुद तो नहीं केस बढ़वाया है। तो जब आप कंप्लीट ऑर्डर सीट लगा देते हैं तो उससे आप पता चल जाता है कि हम इस केस को जल्दी कराना चाहते हैं और दूसरी पार्टी ही इसको लिंगर करने का प्रयास कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अगर आप असफलतापूर्वक रख लेते हैं तो आपको शीघ्र सुनवाई के लिए, निस्तारण के लिए एक आदेश आर्टिकल 227 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय पारित कर देता है। तो ये बात रही माननीय उच्च न्यायालय की, जिसको कि आर्टिकल 227 के अंतर्गत सभी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट पे सुपरविज़न का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह अगर हम राजस्व मामलों की बात करें तो ऐसा ही पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ या इलाहाबाद में बैठता है, उसको भी इसी तरह का पावर है कि वो अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, चाहे वो कमिश्नर का न्यायालय हो, एसडीएम का या तहसीलदार का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी एज ए चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी काम करता है। और फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट एज ए चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी इस तरह के डायरेक्शन को पारित करने का अधिकार प्राप्त है। ये सेक्शन 8 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड से क्लियर होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ ए चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद इसका जो रेलेवेंट है पैरा 494(1) चैप्टर 50 का पैराग्राफ 494(1) ऑफ द रेवेन्यू कोड मैनुअल, इसमें स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव कहने का मतलब कि राजस्व न्यायालयों में आप ये अपेक्षा कमिश्नर से नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह का कोई डायरेक्शन दे। ये पावर केवल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालय इंक्लूडिंग कमिश्नर, एसडीएम और तहसीलदार को पैराग्राफ 494 सब क्लास 1 रेवेन्यू कोड मैनुअल चैप्टर 50 के अंतर्गत इस तरह का आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय आर्टिकल 227 के अंतर्गत देता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अधीनस्थ न्यायालयों को दे सकता है। ये व्यवस्था पहले अधिनियम में नहीं थी, जिसे यूपी रेवेन्यू कोड ने समाहित किया है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के आने के बाद जो मैनुअल बना उसके पैराग्राफ 494 सब क्लास 1 में ये व्यवस्था दी गई है। तो आप अगर चाहें और आपको अगर सुविधाजनक लगता हो, आप माननीय उच्च न्यायालय तक नहीं जाना चाहते हैं, तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी अप्रोच कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी ऐसा आदेश पारित करेगी कि इस पर्टिकुलर मुकदमे को विद इन टाइम 3 महीने 6 महीने के अंतर्गत डिसाइड किया जाए। ये भी जानने योग्य बात है कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में जैसे बहुत सारी प्रोसीडिंग है, जैसे डिमार्केशन है, उसमें एक टाइम फ्रेम स्टैच्यूट में ही दे दिया गया है। तो अगर आप ये प्रेयर करना चाहेंगे तो आपको सुविधाजनक होगा कि डिमार्केशन का केस ऑलरेडी जो है इसकी धारा जो है एक पर्टिकुलर समय सीमा निर्धारित करती है। तो अगर बहुत डिले हो रहा है तो आप तुरंत अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर हुई, और अभी इसे रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने इसरावती वर्सेस तहसीलदार में ऑनरेबल जस्टिस संगीता चंद्रा ने इसी को अपहेल्ड किया कि आपको हाई कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस ने इसी आधार पर रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जहाँ पे तहसीलदार के समक्ष कोई मुकदमा पेंडिंग था, वहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही स्वयं सक्षम है इस तरह के डायरेक्शन देने के लिए।
तो अगर हम राजस्व न्यायालयों की बात करें तो तहसीलदार, एसडीएम, कमिश्नर के यहाँ यदि कोई मुकदमा पेंडिंग है तो बेहतर है कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ही अप्रोच करें। और आपका मामला अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्तर पर विचाराधीन है और वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो उसी स्थिति में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करें। तो ये सारे प्रोविज़न्स थे जो आपके विचाराधीन केसेस के लिए जो बहुत सालों से पेंडिंग है और डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये प्रोविज़न आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हाई कोर्ट जाने की बात करता है, या पैराग्राफ 494 सब क्लास 1 ऑफ द रेवेन्यू कोड मैनुअल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाने की बात करता है, इसके बारे में मैंने चर्चा की। मुकदमों का विचाराधीन होना एक बहुत बड़ी समस्या है, साथ ही साथ शीघ्र सुनवाई का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है, तो दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत देरी हो रही है तो निश्चित रूप से आप ऊपर के न्यायालयों में अप्रोच करें और शीघ्र न्याय पाने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की चर्चा को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।